द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बेटा गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर पहले एन पता करना है, एफ इसने दे ही रखा है 96500 और ई नॉट पता करना है। तो दो चीज़ें हमको पता करनी है, अगर हमने ये पता कर ली तो अपन जी नॉट निकल पाएंगे। अगला वो कह रहा है डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट। अगर जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो ये स्पॉन्टेनियस होगा, अगर नहीं आती तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ठीक है जी। तो दे क्या रखा है रिएक्शन में, चलो रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि जो हमारे पास ई नॉट AU3 + 2AU है वह है +1.5 वोल्ट, और ई नॉट कैल्शियम 2 + 2 कैल्शियम है वह है -2.87 वोल्ट, ठीक है। फेराडे की वैल्यू दे रखी 96500 चार्ज पर मोल, ठीक है ना। तो हमें पता है कि यहाँ जो कैल्शियम है वह रिएक्शन के अंदर रिडक्शन प्रोसेस कराएगा, और ये वाला जो होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज़्यादा है इसलिए ये ऑक्सीडेशन कराएगा, ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया कि इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज़्यादा है इसलिए ये रिडक्शन कराएगा और ये ऑक्सीडेशन कराएगा। तो ऑक्सीडेशन हमारा होता है एनोड पर, तो एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो होगी कैल्शियम टू कैल्शियम 2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो कैथोड है वहाँ रिएक्शन होगी रिडक्शन, और रिडक्शन रिएक्शन होगी AU3+ जो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के AU के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखो बेटा जी यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं। तो ये हो जाएगा 3Ca और ये हो जाएगा 2AU3+, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3Ca2+, और ये हो जाएगा 2AU, और ये हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस रिएक्शन के अंदर जो हमको n चाहिए वो n की वैल्यू आ रही है हमारी 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n की वैल्यू हो गई 6। अब हम क्या करते हैं ई नोट निकाल लेते हैं। तो ई नोट कितना होगा हमको पता है, ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है। तो कैथोड का दे रखा है ऑरम का 1.5 वोल्ट और इसका दे रखा है -2.87। तो दोनों को प्लग इन करो, 3 और 8 और 5 13, तो ये हो गया 4.37 वोल्ट्स, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट इजकल टू होता है -NF ई नॉट। तो माइनस एन की वैल्यू हो गई 6, एफ की वैल्यू हो गई 96500 और ई नॉट की वैल्यू हमारे आ गई 4.37। तो इसको समअप करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज़ बनती है वो बनती है -2530230 जूल पर मोल, और इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ 2530.30 किलो जूल पर मोल, इतना हमारा डेल्टा जी नॉट आ गया। यही हमारा आंसर है। वो पूछ रहा है कि क्या स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। यस इट इज़ स्पॉन्टेनियस, इट इज़ स्पॉन्टेनियस ड्यू टू डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट इज अ नेगेटिव। देखो दूसरा क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन उसने दे रखा है कि ये टर्निस सिल्वर है कंटेन Hg, जो हमारा सिल्वर है वो Ag2S में कन्वर्ट हो चुका है। क्या हम इसे सिल्वर वेयर को अगर एल्युमिनियम पेन के अंदर रख दें, ठीक है ना, या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जैसे NaCl को यूज करें, तो क्या हम इस सल्फ़र को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये बेसिकली ये जानना चाह रहा है, ठीक है। तो जो एल्युमिनियम है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, कम होता है Ag से, तो ये एनोड की तरह काम करेगा। तो हमारा जो एल्युमिनियम है वो एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो जो एल्युमिनियम है वह हमारा कन्वर्ट हो जाएगा Al3+ में, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है पेपर में वो है 1.66 वोल्ट। और ऐसे ही हमारा जो Ag2S है वो कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर रिडक्शन होगा। अगर आप इस सल्फ़र को यहाँ से निकालना चाह रहे हो तो ये Ag2S है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के नहीं Ag में कन्वर्ट होगा और यहाँ से S2- के रूप में बाहर होगा। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वह है 1 सेकेंड, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, नहीं सही लिखा है, -0.71 वोल्ट, ठीक है जी।
तो ई नॉट सेल क्या होगा बेटा जी? ई नॉट सेल होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो 0.71 माइनस -1.66, तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.95 वोल्ट। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ठीक है। और अगर रिएक्शन होगी, चूंकि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, टर्निस्ट silver can be clean using aluminum pan and NaCl solution। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या होता है? मान लीजिए ये मेरे पास कोई शेल है, एक तरफ एनोड है, दूसरी तरफ कैथोड है, और मैंने इन दोनों को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया है और इसको गैल्वेनाइज मीटर के साथ जोड़ दिया है। तो बेटा इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इन दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, जो ये डिफरेंस होता है, उसी को अपन सेल पोटेंशियल बोलते हैं। तो सेल पोटेंशियल बेसिकली क्या है? इट इज द डिफरेंस of electrode potential of a electrochemical cell। अच्छा, फ्यूल सेल क्या होते हैं? फ्यूल सेल पहली बात तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, जो अभी अपन ने ड्रॉ किया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, ठीक है ना। केमिकल एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और तीसरी बात, बड़े एफिशिएंट होते हैं। जैसे फ्यूल, इनके अंदर हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन गैस जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन पूरा का पूरा सेल सरवाइव करता है। तो ये हमारा फ्यूल सेल होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी है इसने, और रिएक्शन इसको 25 सेंटीग्रेड पर पॉसिबल करवा रहा है, 298 केल्विन पर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि ईएमएफ की गणना करो। इसका मतलब नर्नेस्ट इक्वेशन यहाँ लगेगी कि ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, ठीक है। यहाँ पर Zn2+ ऊपर आ जाएगा और नीचे चला जाएगा कैडमियम 2+। तो हमको पता क्या क्या करना है इसमें? Zn का इसने कंसंट्रेशन दे ही रखा है और कैडमियम का कंसंट्रेशन इसने दे ही रखा है। तो हमको एक तो N पता करना है, एक ई नॉट सेल पता करना है, जिससे हम इस रिएक्शन के अंदर ई सेल निकाल पाएँ, ठीक है जी। क्या निकाल पाएँ? ई सेल निकाल पाएँ, ई सेल ये निकाल पाएँ। यही ये पूछ रहा है कि ईएमएफ की गणना करो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है जी। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को लिखते हैं। रिएक्शन में एनोड की तरह काम कर रहा है आपका जिंक। तो Zn ने क्या किया? Zn से Zn2+ बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। और कैथोड की तरह जो काम कर रहा है वो कर रहा है कैडमियम। कैडमियम 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के लिए आपका कैडमियम बना दिया, ठीक है ना। तो दोनों में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, Zn प्लस कैडमियम 2+। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, इसलिए रिएक्शन के अंदर जो हमारी n की वैल्यू होगी, तो यहाँ से हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 2, ठीक है। अब ई नोट निकाल लेते हैं। ई नोट सेल बराबर क्या होता है? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो कैथोड की वैल्यू इसने दी है -0.40 और एनोड की वैल्यू दी है -0.76 वोल्ट, ठीक है। तो ये प्लस का हो जाएगा 0.76, तो ये आ गया आपका प्लस 0.36 वोल्ट। ई नोट सेल हमको मिल चुका है।
अब नरनेस्ट इक्वेशन में रखना है और रख करके निकाल लेना है। लो साहब रख दो, ई सेल बराबर होता है ई नोट सेल माइनस 0.0591 लॉग Zn2+ का कंसंट्रेशन अपॉन कैडमियम 2+ का कंसंट्रेशन। तो ई नोट सेल की वैल्यू अपन ने निकाली 0.36 माइनस 0.0591/2 लॉग, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.1 और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.01। 0.36 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0.0591/2 और ये हो जाएगा लॉग, पॉइंट ऊपर जाएगा तो 2 0 नीचे 1 0 लॉग 10, चूँकि हम जानते हैं लॉग 10 बराबर होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.36 माइनस 0.0591/2 इंटू 1। तो इसको काटोगे पीटोगे तो आपका ये आएगा 36.0.02955। तो 0.03 को इरेज कर देते हैं इसमें से, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.33 वोल्ट। यही आपका आंसर होगा ई सेल जो कि वो पूछ रहा है। आपको है ना थोड़ा बेसिक दिमाग का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा कोई बड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए केमिस्ट्री की, छोटी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बड़ा इजीली होता है। देखो ये कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C4H8O, जिसे इसने ए कहा है, हमें नहीं पता ये ए क्या है। ये कह रहा है ऑक्सीडाइज विद CrO3। अब जो CrO3 है ना वो कंपाउंड बी बनाता है, ये जोन्स रिएजेंट है। तो हमें पता है कि CrO3 या तो 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, और अगर 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल को करेगा तो यह वी हमारा या तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर हमारा कीटोन हो सकता है, ठीक है ना। तो या तो ये जो एक है वो 1 डिग्री का एल्कोहल है या 2 डिग्री का एल्कोहल है। फिर कह रहा है कि कंपाउंड बी जो है वो बार्मिंग विद द आयोडीन एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, कि आयोडीन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो NaOH है उसके साथ एक येलो प्रिसिपेट बनाता है जिसे बोलते हैं कंपाउंड सी। तो बेटा एक हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, और हेलोफॉर्म रिएक्शन केवल कीटोन देते हैं, एल्डिहाइड नहीं देते। इसलिए ये जो होगा वो 2 डिग्री का एल्कोहल होना चाहिए, ठीक है, 1 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री से कीटोन बनेगा। तो ये 2 डिग्री का एल्कोहल होना चाहिए, और इसमें CHI3 ये हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट PPT निकलना चाहिए। अब ये कह रहा है व्हेन कंपाउंड A इज हीटेड विद अ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन, 413 केल्विन, अच्छा 443 पर ये ईथर बनाता है, ये याद रखना है, क्या बनाता है, ईथर, सॉरी इन। और ये हमारा H2SO4 जब डालेंगे तो ये एल्कीन बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, एल्कीन, क्योंकि हमको ये पता चल रहा है कि ये एल्कोहल होना चाहिए, तभी हमारा कीटोन बनेगा, और कीटोन बनेगा तो ये एल्कीन बनाएगा। अगर आप इसको एक्सेसिव HI के साथ में ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ का नियम लगना चाहिए और ये हमारा बनाना चाहिए एल्किल हैलाइड, क्या बनाना चाहिए, एल्किल हैलाइड, जो कि हमारा ई होगा। तो देखो रिएक्शन सब आपको सारी दिख रही है, ABCDE, ये आपका C हो गया। तो चलो करते हैं कि क्या A होगा, क्या B होगा, क्या C होगा, ठीक है। तो हम सेकेंड डिग्री का एल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH2 CHOH CH3, हमने सेकेंड डिग्री का एल्कोहल ले लिया है। कार्बन गिन लो, कार्बन 4 हैं, 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो जब मैं इसको CrO3 के साथ रिएक्ट करता हूँ तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा हो गया B। और जब मैं कीटोन कैसे बनाएगा, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म अभी हमने देखा था, इसको आयोडीन के साथ ट्रीट करता हूँ, किसके साथ ट्रीट करता हूँ, आयोडीन के साथ। तो एक हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी जो केवल और केवल कीटोन्स देते हैं, और ये येलो प्रीपेट बनाएगा CHI3 का येलो PPT, जो कि हमारा होगा C। और
यहाँ पर हमको मिलेगा CH3CH2ONA+ और 3NaI और 3H2O। ठीक है जी। और ये क्या कह रहा है कि अगर हम इसको 413 केल्विन पर सोडियम H2SO4 के साथ ट्रीट करें, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, अल्फा H यूज होगा। ठीक है, अल्फा H जहाँ पर भी स्टेबल होगा और उस कार्बन के साथ ये चला जाएगा। तो आप इसमें मार्कोनिकॉफ का नियम लगाओगे और मार्कोनिकॉफ का नियम लगाने के बाद में हमको मिलेगी एक एल्कीन। क्या मिलेगी? एल्कीन। तो ब्यूट-2इन मिल जाएगी। ठीक है, ये होगा हमारा डी। अब क्या कह रहा है, इसको अगर अपन एक्सेसिव HI के साथ ट्रीट करें तो क्या बनेगा? दोबारा से मार्कोनिकॉफ का नियम लगा लो, CH3CHI CH2 CH3 और ये होगा हमारा E। तो ABCDE ये 4-5 प्रोडक्ट्स इसके अंदर बनेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 विद फिनोल। देखो भैया, फिनोल के साथ जब आप एक्सेसिव HNO3 का प्रयोग करोगे कंसंट्रेटेड HNO3 की उपस्थिति में या कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये पिक्रिक एसिड बनाएगा। तो होगा क्या कि जो हमारा HNO3 है, ठीक है नहीं, ये कुछ ऐसे बॉन्ड बनाकर बैठा है, कुछ ऐसे बॉन्ड बनाकर बैठा है। ठीक है, तो जब ये ऐसे बॉन्ड बनाकर बैठा है तो जैसे ही H+ आएगा यहाँ से ये बाहर निकलेगा और हमको मिलेगा NO2+। और NO2+ जैसे ही हमको मिलेगा तो बेटा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर प्रोसीड होगी। क्या प्रोसीड होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होगी, जिसमें NO2 यहाँ जुड़ेगा, जिसमें NO2 इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ठीक है जी, और यहाँ आपका प्लस चार्ज आएगा। जब H+ यहाँ से बाहर निकलता है तो यहाँ पर माइनस चार्ज आता है और ये माइनस चार्ज यहाँ पर बॉन्डिंग करके NO2 को प्लेस कर देता है और जो बेंजीन है वह हमारी स्टेबिलिटी को रीगेन कर लेती है। ठीक है, तो ऐसे ही जब एक्सेसिव मात्रा में आप इसको लेंगे तो ये क्या करेगा कि इसकी जो फिनोल है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये चिपक जाएगा और पिक्रिक एसिड का निर्माण करेगा। ठीक है, पिक्रिक एसिड का निर्माण करेगा। सेकंड क्या था? सेकंड देख लेते हैं एक बार। रिएक्शन ऑफ B2H6 विद प्रोपेन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विद प्रोपीन दे रखा है। प्रोपीन क्या है हमारे पास? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। इसकी आप B2H6 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। B2H6 एक लुईस एसिड है, ठीक है ना, जो आपका टूट जाएगा और यहाँ से क्या BH3 एक H इधर की तरफ जाएगा और BH आपका इधर की तरफ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक माइनस एक प्लस के रूप में ये जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका CH2 CH2 और BH2। जब सेम मॉलिक्यूल्स को आप 3 बार लोगे, कितनी बार लोगे? 3 बार लोगे, तो ये जो BH है ये एक्सेस मात्रा में जुड़ता चला जाएगा और ये आपका कुछ ऐसा 3 मॉलिक्यूल्स को एक साथ बोरोन अपने साथ अटैच कर लेगा। जब आप H2O2 डालते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि ये होता है, ठीक है ना, OH- की उपस्थिति में, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, एक OH- इसकी तरफ चला जाएगा और एक OH- इसकी तरफ चला जाएगा, क्योंकि जो बोरोन है वो लुईस एसिड है, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और ऑक्सीजन के पास बहुत सारे 2 लोन पेयर्स हैं, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिससे हमको एक्सेसिव मात्रा में एल्कोहल मिलेगी और यहाँ एक एसिड का निर्माण हो जाएगा। सिंपल रिएक्शन थी। अगला देखो, अगला क्या है? ये कह रहा है रिएक्शन विद सोडियम
सोडियम ट्राईब्यूटोक्साइड विथ CH3Cl क्लोरोफॉर्म सॉरी CH3Cl एल्किल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन करवा रहा है। तो सोडियम ट्राईब्यूटोक्साइड ये बन गया ट्राईब्यूटोक्साइड, CH3Cl के साथ रिएक्शन करेगा। हमें पता है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ऑक्सीजन इसमें न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक कर देगा। यहाँ से Cl गुड लीविंग ग्रुप है, इजीली रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा CH3 और ये ऑक्सीजन और CH3 और हमको एक ईथर मिलेगी और यहाँ NaCl बेस प्रोडक्ट के रूप में बच जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटेन 1-ol एंड ब्यूटेन 2-ol बाय सिंपल केमिकल टेस्ट। ठीक है, कि आप सिंपल केमिकल टेस्ट से ब्यूटेन 1-ol और ब्यूटेन 2-ol को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो देखो बड़ा इजी है, हमने एक टेस्ट पढ़ रखा है जिस टेस्ट का नाम है ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में बेसिकली जिंक होता है ZnCl2 के फॉर्म में और अपन HCl को डालते हैं और यहाँ पर HCl के साथ में ये एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। तो जैसे ही ZnCl2 इसके ऊपर डालते हैं विद HCl तो ये क्या बनाएगा CH2CH2CH2CH2Cl और इसके ऊपर भी ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे तब भी ये क्या बनाएगा CH3CH2CHClCH3। लेकिन समस्या ये होती है कि जब अपन 1 डिग्री का एल्कोहल लेते हैं, कितने डिग्री का लेते हैं 1 डिग्री का एल्कोहल लेते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है ये टर्न्स हो जाता है क्लाउडी सॉल्यूशन में और बहुत स्लो रिएक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर जब अपन 2 डिग्री का एल्कोहल लेते हैं तो ये 5 मिनट के अंदर ही बिना कोई क्लाउडी इफेक्ट दिए हुए सीधा एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम टाइम डिफरेंस के बिहाफ पर थ्रू दैट ल्यूकास रिएजेंट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू। तो इसका लास्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन इसका दे रखा है, इसका तो इंग्लिश इन्होंने गायब कर दिया, पेपर कहाँ गया 32। ये कह रहा है तीसरा जो जो सी वाला जो क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, कि अरेंज करो इनको एसिडिक स्ट्रेंथ में। ठीक है जी, किस किस को, फिनॉल को, एथेनॉल को एंड वाटर को एसिडिक स्ट्रेंथ में। देखो भैया फिनॉल का फॉर्मूला आपके सामने है और ये हमारे पास वाटर है और ये हमारे पास एथिल अल्कोहल है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड कौन, जो आसानी से H+ दे दे। ठीक है जी, क्या दे दे, H+ दे दे। तो यहाँ देखो इसमें से H+ निकाल के देखो तो ये क्या बनाएगा O- बनाएगा, ये क्या बनाएगा OH- बनाएगा और ये क्या बनाएगा CH3CHO- बनाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे जिसकी वजह से इसका जो कंजुगेटेड आयन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। OH- खुद को स्टेबलाइज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि +I ग्रुप्स हैं जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से ये हाईली स्टेबल अनस्टेबल हो जाएगा। तो एसिड कौन अच्छा, जो H+ देने के बाद में खुद को स्टेबल कर ले। ठीक है ना, इसके पास रेजोनेंस है जिससे स्टेबल हो जाएगा। बाकी और जो ये वाला है ये तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। आपने छोटा बच्चा देखा है, छोटे बच्चे के हाथ से आप चॉकलेट छुड़ा लो फिर देखो उसका क्या हाल होता है।
और बड़ा बच्चा है जिसके हाथ से आपने चॉकलेट छुड़ाई, देखो फिर भी वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, जो रिएक्ट नहीं कर रहा वही तो अच्छा है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा, फिनॉल की ज़्यादा, किसकी तुलना में, वाटर एंड एथिल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 दे रखा है, ये कह रहा है राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, सेकंड पोजीशन पे इन, ब्यूट 2 इन, और ये अल्कोहल के लिए फर्स्ट एल या फिर ब्यूट 2 इन एल, यही इसका IUPAC नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। प्रोपेनल और प्रोपेनोन को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो प्रोपेनल क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड है, और जो आपका प्रोपेनोन है ये आपका एक कीटोन है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपका सिंपल सा तरीका है कि आप सिल्वर मिरर टेस्ट लगा लीजिए, और आपका एक टेस्ट और है मेंडिक सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो आप, फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग A और B यूज़ कर सकते हो। तो सिल्वर टेस्ट यूज़ कर लीजिए, इसको टोलेंट टेस्ट बोलते हैं, टोलेंट टेस्ट, ठीक है। टोलेंट टेस्ट यूज़ कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे कीटोन्स हैं वो टोलेंट टेस्ट देते ही नहीं है, और एल्डिहाइड हमारे टोलेंट टेस्ट दे देते हैं। तो जो टोलेंट टेस्ट दे देगा वो एल्डिहाइड है, यानी कि प्रोपेनल है, और जो टोलेंट टेस्ट नहीं देता वो आपका प्रोपेनोन है। तो टोलेंट टेस्ट में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, एक सिल्वर मिरर जैसा इफेक्ट आएगा। जैसे आप इसे सनलाइट में रखोगे, आपके टीचर ने अगर करवाया है थ्रू दैट एक्सपेरिमेंट्स, तो इसको छत पे धूप में रखोगे तो चमकता है बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसमें आपके टोलेंट रिएजेंट को जैसे ही आप डालोगे तो इसमें क्या बनेगा, CH3 CH2, और ये ऑक्सीडाइज होकर के नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको चांदी मिलेगी, यानी कि सिल्वर मिलेगी। और ये जो सिल्वर है यह चमकती है धूप में, इसको इसलिए इसका नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या नाम है, सिल्वर मिरर टेस्ट। इट इज़ अ इजी वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, ठीक है ना। अब देखो आगे कह रहा है टोल्यून से बेंजोइक एसिड में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। अरे बड़ा आसान है, मैंने क्लास में बहुत सारे बच्चों को ये बताया है कि ये टोल्यून है, कुछ भी मत करो। देखो KMnO4 और K2Cr2O7 इतने पावरफुल रिएजेंट हैं, इतने पावरफुल रिएजेंट हैं, यहाँ कार्बन के साथ में आप कोई सा भी ग्रुप लगा दो सबको ऑक्सीडाइज कर देंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स। ठीक है, कुछ नहीं करना, KMnO4 या K2Cr2 में से एक लिखना था और इजीली हो जाता। ये कह रहा है एथेनॉल को प्रोपेन टू ऑल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो एथेनॉल का फॉर्मूला है CH3 CH2OH, और प्रोपेनॉल का फॉर्मूला है CH3 CHOH CH3। एक बात तो इसमें कार्बन बढ़वा रहा है, और कार्बन बढ़वाने के साथ साथ इसके अंदर वो OH की पोजीशन चेंज करा रहा है। तो सबसे पहले तो देखो इसको SOCl2 डालो, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड, और थायोनिल क्लोराइड से इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करो, सॉरी एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करो। एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने के बाद में हम इसको बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है, और हमने इसको क्या बना लिया CH3 CH2 MgCl, ठीक है। अब मैं इसका जब कीटोन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, किसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा, कीटोन के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और फिर मैं इसको वर्कअप कर दूंगा, तो हमारा जो ये है CH3 CH2 क्यों Mg जो Cl है वो तो इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ठीक है, और जो CH2 है वो इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है, और जब अपन इसके ऊपर पानी डालेंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा, और हमको जो मिलेगा वो 2 मोल CH3 CHOH CH3 प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रोपेनल टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का निर्माण अपन कैसे करेंगे। यानी कि ये हमसे क्या चाहता है, हमसे ये चाहता है CH3 CH2 CHO से हम बनाएं
CH3 CHOH COH डबल बॉन्ड O, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है जी। तो हमसे ये चाहता है वो कि हम एल्डिहाइड से सबसे पहले इसको हाइड्रोसाइनाइड से ट्रीट करो। इससे क्या होगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा। कैसा दिखेगा साइनोहाइड्रिन, एक बार देखो, COH और CN, साइनोहाइड्रिन बना, ठीक है। तो साइनोहाइड्रिन बन चुका है। अब साइनोहाइड्रिन को जब आप वर्कअप कराओगे, किसके साथ, पानी के साथ, H+ की उपस्थिति में, तो साइनोहाइड्रिन टूटेगा। और साइनोहाइड्रिन जब टूटेगा तो हमको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा, ठीक है, CHOH C डबल बॉन्ड OH। क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। यहाँ बहुत सारा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होते हैं जिससे रिएक्शंस पॉसिबल और प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू मेक दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो जी, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं कि स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट और प्रोडक्ट में से एक बताइए, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्शंस होंगी, ओ दे रखा है, यहाँ से ये पानी बना करके बाहर निकल जाएगा और जो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये ऑक्जाइम। कौन सा एग्जाइम, साइक्लो पेंटेन ऑक्जाइम, ठीक है, ऑक्जाइम मिलेगा। कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, जो ऑक्सीजन है, जो नाइट्रोजन है, अपना इलेक्ट्रॉन्स देगा और यहाँ से इसको प्रोसीड कराएगा, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करेगा इस रिएक्शन के अंदर, देखो पहले भी रिएक्शन आ चुकी है, डबल बॉन्ड O, जो नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, माइनस चार्ज आएगा और माइनस चार्ज यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा। इससे बनेगा क्या, ये बनेगा बहुत इंटरमीडिएट कंडीशंस के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन मोर बेसिक ग्रुप है तो यहाँ से OH बाहर निकलेगा और साथ में इस H को बाहर निकाल के ले जाएगा और लास्ट में फिर ये बन जाएगा और हमारा जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा। सिंपल है। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, O3 ओजोनोलाइसिस हो रहा है। ओजोनोलाइसिस की हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, याद हो आपको 11th क्लास में, तो यहाँ CH2 CH3 लग रहा था, CH, और आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी जिसमें ओजोन, तो अपन जब Zn का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऐसे ब्रेक होता है और दो हमको तरह के एल्डिहाइड्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलते हैं, तो ये कह रहा है 2 मोल मिलने चाहिए। तो ओजोनोलाइसिस करने के लिए हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एल्कीन। क्या चाहिए, एल्कीन। अब ये कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग है। तो यहाँ पर जो ओजोनोलाइसिस करने के लिए हमको 6 मेंबर का एक स्ट्रक्चर चाहिएगा, जिसमें 2 मेंबर्स ऐसे टूटे और 6 ऐसे टूटे, तो हमको टोटल 8 मेंबर की रिंग चाहिए होगी। कितने मेंबर की रिंग चाहिए होगी, 8। एक 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर की रिंग। तो अब हमको इसको तोड़ना कैसे है, ठीक है ना, जिससे ये ओजोनोलाइसिस के थ्रू अगर इस बॉन्ड पर अटैक करे तो ऐसे टूटे 2 और 6 में, ठीक है। तो जब अपन 1 5 री नंबरिंग करो इसकी, ठीक है, अब अपने बॉन्ड डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 5
साइक्लो ऑक्टाडाइइन का रिएक्शन कराएंगे O3 के साथ, देन जिंक H2O को यूज़ करेंगे जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो हमको जो प्राप्त होगी वो ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ OH ग्रुप है, SOCl2 है, S डबल बॉन्ड OCl में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये सल्फ़र पर रिएक्ट करेगा। सल्फ़र पर रिएक्ट करने के बाद में यहाँ से H निकलेगा। H निकलने के बाद में H यहाँ जा कर के जुड़ेगा और ये डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से जो क्लोरीन है वो क्लोरीन यहाँ प्लेस हो जाएगा और यहाँ से SO2 और HCl जो यहाँ OH प्लेस होगा उसका HCl बाहर निकल जाएगा। तो हमको 2 मोल की आवश्यकता पड़ेगी और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये डबल बॉन्ड OCl डबल बॉन्ड OCl। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ खास था नहीं। इसमें देखो NaCN दे रखा है। ठीक है, NaCN जब भी अटैक करेगा तो ये साइनोहाइड्रिन बनाएगा, एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा और एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करने के बाद में जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा OHCnH और ये हमारा जो COOH ग्रुप है ये ऐसा कि ऐसा ही रहेगा। ठीक है, लास्ट ये भाई साहब ये फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में अपन क्या यूज़ करेंगे, AlCl3 यूज़ करेंगे ड्राई, और ड्राई AlCl3 के साथ में अपन यूज़ करेंगे एसिल क्लोराइड। ठीक है, तो जो हमारे पास एसिल क्लोराइड है वो जब AlCl3 जैसे लुईस एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये इसको इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा और इलेक्ट्रोफिलिक बना करके खुद लुईस एसिड AlCl4- के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास बेंजीन है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगी, रिएक्ट करेगी। ठीक है, और ये अपना पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसको पेश कर देगी और जैसे ये इसको अपना पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देगी तो इस वाले कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये प्लस चार्ज को मिटाने के लिए जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अपना बलिदान दे देगा और बलिदान देने के बाद में इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ मूव कर जाएंगे तो जो बेंजीन है वो अपना स्टेबलाइजेशन दोबारा से गेन कर लेगी और हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। जो हमको ईथर चाहिए था वो ईथर बन जाएगा। दिस इज़ द कंप्लीट ऑफ द CBSE सॉल्यूशन। होप आपको ये CBSE सॉल्यूशन पसंद आया होगा। देखो हर जब भी हम काम करते हैं बहुत सारी मेहनत लगती है। इस वीडियो को कंप्लीट करने में लगभग 3 लोगों की मेहनत है और लगभग 3 दिन से 4 दिन के बीच का काम है, 4 डेज़ यहाँ तक इसको लाने में। ठीक है, और अभी तो इसका एडिटिंग और फिर यूट्यूब एडिटिंग काफ़ी सारा काम है। तो कम से कम एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो बनता है। ठीक है, इन द रेस्पेक्ट ऑफ नेचर। ठीक है, मिलते हैं आपसे और बहुत सारे वीडियोज़ के लिए। तब तक देखते रहिए डास्क लिब्रो और वेबसाइट पर जाना ना भूलें क्योंकि वेबसाइट पर एक्सक्लूसिव कंटेंट यूट्यूब से पहले ही